Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 21st of January 2021. तो गाइज आज है तारीख 21 जनवरी 2021 और है थर्सडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन यानी यूट्यूब चैनल का नाम, और उसके बाद आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, इस पर क्लिक करोगे ज्वाइन नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर और ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से चैनल नहीं मिलता है बाय चांस, तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक गिवन है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे ये चैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, वो इसी चैनल का लिंक है। देखो, मैं इतना कह क्यों रहा हूँ इसे बार बार ज्वाइन करने को, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को डेली द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है। डेली आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सेकेंड चीज़, डेली करंट अफेयर के वीडियो के नोटिफिकेशन, जितने भी वीडियो डलते हैं यूट्यूब चैनल पर सबके नोटिफिकेशन, उन सबके पीडीएफ वगैरह मिल जाते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इन सब के फ़ायदा उठा सकते हो। नाउ आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। जैसा कल हम लोगों ने बांग्लादेश को देखा था, आज हम लोग मैप के अंदर कवर करने वाले हैं भूटान को। तो सभी लोगों को आज क्या करना है, जाकर मैप में भूटान को देखना है, कहाँ पर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है और भूटान किस किस से बाउंड्री शेयर करता है। सभी के नाम नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना। ठीक है, जिसको नहीं मालूम है वो एक बार जाकर मैप में अच्छी तरीके से निहार ले, उसके बाद आकर यहाँ पर कमेंट में टाइप कर दे, जिससे कि वो लंबे समय तक याद रख पाएगा। देखो, भूटान न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इंडिया ने अभी वैक्सीन को आप कह सकते हो भूटान तक पहुंचाया है। ठीक है, और भी बहुत सारी कंट्रीज को इंडिया वैक्सीन पहुंचाने वाला है, तो हम लोग उस आर्टिकल को भी डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस न्यूज़पेपर में है वो आर्टिकल। ओके, नाउ पेज नंबर 1 पे आएंगे। पेज नंबर 1 पे सबसे पहला ही आर्टिकल देखने को मिलेगा जो बाइडन से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि कल थी 20 जनवरी और 20 जनवरी को हो चुका है इनॉग्रेशन, और यानी कि ट्रंप निकल चुके हैं अपने ऑफिस से और जो बाइडन की एंट्री हो चुकी है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अ यूएसए। ओके, तो यहाँ पर उसी के बारे में बात करी गई है। इस आर्टिकल को हम यहाँ पर नहीं, पेज नंबर 13 के ऊपर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जो बाइडन अब यहाँ पर प्रेसिडेंट बन चुके हैं, साथ ही साथ जो बाइडन के अंडर में कौन कौन से पद पर कौन कौन से लोग को चयनित करा गया है, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वो पेज नंबर 13 के ऊपर है। ठीक है, अभी के लिए हम लोग यहाँ पर स्किप करते हैं। और आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ तो मालूम होगी, देखो प्रेसिडेंट कौन बना है, जो बाइडन। वाइस प्रेसिडेंट कौन बन गया है यूएसए का, वो है कमला हैरिस। ठीक है, और यहाँ पे ये फर्स्ट वुमेन है जो कि वाइस प्रेसिडेंट बनी है यूएस की। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए यहाँ पे तैयार हो चुका है वनडे एग्जाम्स के लिए। ओके, नाउ उसके बाद पेज नंबर 1 पर ही हम लोग एक और आर्टिकल देखेंगे। यहाँ पर क्या बात करी गई, एनथ हॉ जो सेंटर है, केंद्र सरकार है, उसने एक ऑफर दे दिया फार्मर को। वो क्या ऑफर है कि जितने भी ये फार्म रिफॉर्म्स हैं इनको अभी सस्पेंड कर दिया जा रहा है 18 महीने के लिए। ठीक है, 18 महीने के लिए सारे जितने भी लॉज लाए गए थे इन सबको आप कह सकते हो कि सस्पेंड करा जाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया। अब यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि इसमें जो हमारे फार्मर्स हैं वो काफ़ी हद तक राज़ी हैं। तो अब इसके रिगार्डिंग जो बातें हैं वो कल होने वाली हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और मीटिंग होगी फार्म यूनियंस के और सेंटर के बीच में, वो कल होगी। थोड़ा सा और डिटेल में आर्टिकल, थोड़ा सा और कंप्लीटेड आर्टिकल ये कल आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ भी इतनी श्योरिटी नहीं दिखाई गई है, तो हम लोग कल जैसा भी न्यूज़ आती है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वो यहाँ पर एक छोटा सा तो है आर्टिकल, लेकिन ये बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। देखो, हुआ क्या है कि इनोवेशन शोज इंडेक्स आ चुका है। अब यहाँ पे जो ये इनोवेशन इंडेक्स है ये रिलीज करा जाता है नीति आयोग के द्वारा। पिछले साल से इसको रिलीज करा जा रहा है, यानी कि 2 साल के हमारे पास इंडेक्स आ चुके हैं। नाउ जो ये इस साल का इनोवेशन इंडेक्स आया है, इसके अंदर देखो होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इनोवेशन इंडेक्स के अंदर इंडिया का यानी भारत का कौन सा राज्य सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन, उसको हम लोग उस राज्य को, ये आप कह सकते हो टॉप पे आता है इस इंडेक्स के अंदर। जो सबसे बेकार परफॉर्म कर रहा है वो इस इंडेक्स के अंदर लो पर आता है। तो डिस्कस करने वाले हैं। तो भारत का एक राज्य कर्नाटका, कर्नाटका
सबसे नंबर 1 टॉप पर आ चुका है इस इनोवेशन इंडेक्स के अंदर, जो कि रिलीज करा गया नीति आयोग के द्वारा बुधवार के दिन। ठीक है, वेडनेसडे में इस इंडेक्स को रिलीज करा और फाइनली जो है अगर हम बात करें इसमें कर्नाटका टॉप नंबर 1 पर है। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी स्टेट्स हैं, अगर हम बात करें कुछ और स्टेट्स, 10 स्टेट्स हैं, टॉप 10 स्टेट्स वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप लोग को देखने को मिलेगा तेलंगाना, उसके बाद केरला, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। ये सारे हमारे टॉप 10 स्टेट्स आ चुके हैं जो कि इस इंडेक्स में बिल्कुल टॉप पर हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार सबसे ज़्यादा बॉटम पर हैं इस इंडेक्स में। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें कर्नाटका का, तो कर्नाटका की रैंक जो है आप कह सकते हो एज एट्रीब्यूटेबल टू इट्स सब्सटेंटिव नंबर ऑफ वेंचर कैपिटल डील्स, यानी कि कर्नाटका ने ऑब्वियस ही बात है टॉप पर आया है तो बहुत शानदार काम भी किए हैं, अपनी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया है। सेकंड चीज़, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है कर्नाटका के अंदर। दैट इज़ वाई कर्नाटका इनोवेशन इंडेक्स में टॉप नंबर 1 पर आज बैठा हुआ है। ओके, नाउ उसके बाद आएंगे पेज नंबर 2 के ऊपर और यहाँ पर आपको फार्मर्स रिलेटेड आर्टिकल देखने को मिलेंगे। ये फार्मर्स प्रोटेस्ट वाले तो आपको ज़्यादा नहीं कवर करने हैं, जितना इंपॉर्टेंट है उतना हम लोगों ने कवर कर लिया है ऑलरेडी। उसके बाद पेज नंबर 3 पर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ पर कोई अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। एक छोटा सा आर्टिकल इसे हाईलाइट नहीं करा गया, लेकिन यहाँ पर ये आर्टिकल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो, बायोमेडिकल वेस्ट साइट्स मस्ट गेट ऑथराइजेशन। यहाँ पे जो एनजीटी है और सीपीसीबी है, एनजीटी स्टैंड्स फॉर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सीपीसीबी क्या होता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इन्होंने बोला कि भाई कुछ लॉज वगैरह, कुछ कॉम्प्लायंसेस लाए जाएं ताकि जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको हैंडल करा जा सके। बायोमेडिकल वेस्ट कौन सा होता है, जो कि हॉस्पिटलाइजेशन के थ्रू, यानी मतलब कोई भी हॉस्पिटल के अंदर से जो भी कूड़ा करकट निकलता है, ठीक है, सारा बायोमेडिकल वेस्ट जैसा होता है। इंजेक्शंस हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो भी हॉस्पिटल में आप सब कह सकते हो, जो हॉस्पिटल के किसी भी एक पेशेंट के रूम में जो डस्टबिन में सारी चीज़ें डल जाती हैं, ठीक है, या फिर ऑपरेशन करते वक्त फिर उसके बाद काफ़ी सारा वेस्ट निकाला जाता है, ठीक है, अपने आप कह सकते हो कि इंजेक्शन की सिरेंजेस और बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब हमारे बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर कैलकुलेट होगा। नाउ इन बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करने के लिए एनजीटी ने बोला कि भाई क्या करा जाए, लॉज वगैरह बनाए जाएं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा इस चीज़ को हैंडल आउट करने के लिए, क्योंकि ये एक सबसे खतरनाक चीज़ है। ठीक है, इससे भी काफ़ी हद तक बीमारी फैलती हुई हम लोग को नज़र आती है। किससे? बायोमेडिकल वेस्ट से। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन है एनजीटी के बारे में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये कौन सी बॉडी है? आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जिनको भी ये मालूम है ना। उसके बाद नीचे ही उसके एक और आर्टिकल दे रखा है, और उसमें यहाँ पर बताया गया बर्ड फ्लू के बारे में। तो कम से कम 1200 जो बर्ड हैं उनकी डेथ हो चुकी है दिल्ली के अंदर जनवरी 6 से लेकर, ठीक है, 6 जनवरी से 1200 बर्ड्स की डेथ हो चुकी है। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पर, ये जो 1200 बर्ड्स की डेथ हुई है दिल्ली के अंदर पिछले 15 दिन में इस इन्फ्लुएंजा वायरस में, यानी कि इस बर्ड फ्लू में, तो यहाँ पे बताया गया है जो भी यहाँ पर डेथ हुई है उसके अंदर से 201 सैंपल को भेजा गया है। 201 सैंपल की जब चेकिंग करवाई गई तो उसमें पता चला ये बर्ड फ्लू पॉजिटिव है। ठीक है, ये सारी वर्ड्स यानी कि इनमें बर्ड फ्लू पाया गया। अगर हम कुल मिला के बात करें तो बर्ड फ्लू काफ़ी हद तक आज के टाइम पर बढ़ता हुआ हम लोग को भी नज़र आ रहा है ना। उसके बाद पेज नंबर 4 के ऊपर आएंगे, यहाँ पर पॉलिटिकल रिलेटेड आर्टिकल हैं जो कि आपको नहीं पढ़ने, पॉलिटिक्स रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पे यूपीएससी के अंदर पॉलिटिक्स रिलेटेड आर्टिकल नहीं पूछे जाते हैं तो आप उनको ईजिली स्किप कर सकते हो। ओके, ना उसके बाद बढ़ते हैं आगे, आएंगे पेज नंबर 8 के ऊपर, और पेज नंबर 8 पे आप लोगों को सबसे पहला आर्टिकल ये वाला नज़र आएगा। ये हमने अभी ऑलरेडी पेज नंबर 1 के ऊपर कवर किया है कि सेंटर ने तय किया अभी जो फार्म रिफॉर्म्स हैं उन्हें 18 महीने के लिए अभी सस्पेंड करा जाएगा। उसके बाद हमने देखा जो बाइडन वाला कि जो बाइडन आ चुके हैं ऑफिस के अंदर, ठीक है। उसके बाद कर्नाटका वाला भी हमने आर्टिकल देख लिया है, कर्नाटका जो है टॉप पर आ चुका है नीति आयोग के द्वारा लाए गए इनोवेशन इंडेक्स के अंदर। ओके, उसके बाद पेज नंबर 9 पे हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल कुछ नज़र नहीं आया, ठीक है, काफ़ी हद तक एडवर्टीजमेंट आए हुए हैं। पेज नंबर 10 पर यहाँ पर एक आर्टिकल ये आपको देखने को मिलेगा, एक ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। सबसे पहले वाले आर्टिकल के अंदर क्या बात करी गई, वैक्सीनेशन से रिलेटेड।
देखो 5वां दिन आ चुका है, 5वां दिन निकल गया, हमने लगातार 5 दिन हो गए हैं वैक्सीनेशन करते हुए, वैक्सीन देते हुए। तो उसके अंदर 1.1 लाख वैक्सीनेशन हमने, मैं 5वें दिन की बात कर रहा हूँ, 5th डे पर 1.1 लाख वैक्सीन दी है हमने। और उसमें से भी जो 82 हैं, 82 एडवर्स इवेंट्स देखने को मिले, यानी कि 82 लोगों के अंदर थोड़ा सा साइड इफेक्ट्स वगैरह देखने को मिल गया है। नाउ अगर हम बात करें, हमें 5 दिन हो गए वैक्सीन देते और आज के टाइम पे अगर हम बात करें, टोटल हम लोग वैक्सीनेशन कितना कर चुके हैं, 7,86,000, 8 लाख के आसपास लोगों को हम वैक्सीन दे चुके हैं। ओके, उसके बाद बराबर वाला आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर बताया गया इंडिया ने वैक्सीन भेजी है 2 कंट्रीज को, ठीक है। अगर हम बात करें, 1.5 लाख डोजेस भेजे गए हैं भूटान में, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, और उसके बाद 1 लाख डोजेस भेजे गए हैं माले में। उसके बाद हम लोग प्लान कर रहे हैं कि और भी आने वाले टाइम में हम लोग और भी कंट्रीज को वैक्सीन देंगे, जैसे कि नेपाल को हम लोग वैक्सीन देने वाले हैं, और थर्सडे को ही हम लोग देंगे, यानी आज के दिन नेपाल को दी जाएगी। और भी बहुत सारे आप कह सकते हो फॉरेन कंट्रीज है जिनको हम लोग वैक्सीन देने वाले हैं, ठीक है, पाकिस्तान को छोड़ के, क्योंकि पाकिस्तान का भी कोई रिस्पांस है नहीं, तो हम लोग भी यहाँ पे कोई अपना रिस्पांस अपनी तरफ से तो देने वाले नहीं है। ओके, ना उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को 2 आर्टिकल दिखेगा, दोनों आर्टिकल इंटर रिलेटेड है। यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे जो कांग्रेस के है उसके द्वारा थोड़ा सा नमक और छिड़काव करा गया अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट्स के ऊपर, ठीक है। छोड़ो इस आर्टिकल को, यहाँ पे आप लोग को ये वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल में क्या बात हो रही है, यहाँ पे एक बार्क के, ठीक है, BARC का मतलब है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। तो इसके एक एक्स CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं, वो हैं पार्थो दास गुप्ता। इनके लिए बेल पेटिशन, फिलहाल तो अगर मैं बताऊं तो ये जेल के अंदर हैं, तो इनके लिए बेल की पेटिशन दी गई थी, बट मुंबई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अभी बेटे ये जेल में ही रहने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हैं कौन, अगर हम बात करें, ये दोनों इनको तो जानते ही होंगे। अर्नब गोस्वामी की जो व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी, वो इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ बातें करी गई थी, वही चैट लीक हुई थी, ठीक है। और अगर हम बात करें, ये किसके CEO रह चुके हैं, BARC के। और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च क्या होता है, इसमें देखो जो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट है वो सब कुछ मैनेज करता है BARC, ठीक है, तो उसको हैंडल आउट करता है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच की व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी, जो मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल के अंदर। ओके, ना उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल नज़र आएगा आप लोगों को, ये वाला। इसके अंदर बताया गया गुजरात के अंदर जो लोटस ईटर्स मंच हैं ऑन जस्ट ड्रैगन फ्रूट, यानी कि जो ड्रैगन फ्रूट है उसका नाम बदला जा रहा है, ठीक है। एक ड्रैगन फ्रूट एक फल होता है, आप लोग सर्च करके देख सकते हो जिसको नहीं मालूम है, ठीक है। तो फिर अगर हम बात करें, उसका नाम बदला जा रहा है गुजरात के अंदर। जो गुजरात गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया कि जो ड्रैगन फ्रूट है उसका नाम बदलकर कमलम रख दिया जाए, ठीक है, कमलम रख दिया जाए। और जो है ये बात सोशल मीडिया इंटरनेट पे बहुत बुरी तरीके से फैलती भी चली गई, ठीक है। अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी, तो इस फ्रूट का जो आउटर शेप है वो बिल्कुल बीजेपी के सिंबल की तरह लगता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो उसको देखते हुए अब यहाँ पर नाम रखने को कहा गया है। जो हमारे चीफ मिनिस्टर है मिस्टर रूपानी, उनके द्वारा बोला गया है जो ड्रैगन फ्रूट है उसका नाम बदलकर कमलम रख दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। और इन्होंने इसका प्रस्ताव भी रखा है, तो नाम बदला भी जाएगा इसका। ओके, तो गाइज ये था, यहाँ पर हमने इस आर्टिकल को भी ख़त्म किया। नाउ पेज नंबर 11 के ऊपर आएंगे। यहाँ पे आप लोगों को एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद 12 पे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। हाँ, मैं पेज नंबर 13 के ऊपर बता रहा था कि जो बाइडन से रिलेटेड आर्टिकल, सारे आर्टिकल बाइडन से रिलेटेड ही हैं कि बाइडन कल ऑफिस के अंदर आए हैं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द USA बनकर आए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूज़ के अंदर तो कवरेज मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को जो ये ऊपर पिक्चर दिख रही है, इसको मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, या तो फिर सुनो, जो है टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो है ही, जिसने नहीं ज्वाइन किया है वो जाकर ज्वाइन करो, ठीक है। वहाँ पे आप लोग इस न्यूज़पेपर का PDF डाउनलोड कर पाओगे, और पेज नंबर 13 पे आप लोग ये वाला पिक्चर सेव कर सकते हो, ठीक है। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे कंप्लीट बता दिया है, कंप्लीट स्ट्रक्चर बता दिया गया है कि देखो टीम बाइडन के बारे में। जो बाइडन तो
प्रेसिडेंट बन गई यूएसए के, ठीक है। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बन गई। उसके बाद कौन कौन क्या क्या बन चुका है, सभी के नाम आ चुके हैं, जैसे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन चुके हैं एंटोनी ब्लिंकन, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजर जेनेट येलेन, डिफेंस जेन लॉयड ऑस्टिन, और उसके बाद अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड। तो ये सारे पर्सनैलिटीज़ यहाँ पे मैं अगर पढ़ने बैठ गया तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा ये, तो आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हो, ठीक है। ये सारी पर्सनैलिटीज़ हैं। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बाद पेज नंबर 14 के ऊपर, दैट इज बिजनेस पेज। यहाँ पे इकोनॉमी रिलेटेड आर्टिकल आते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ये वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल के अंदर क्या बताया जा रहा है, वीक रिफॉर्म पुश फाइनेंशियल सेक्टर वोज में डैम्प ग्रोथ। मतलब क्या है कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि देखो अगर जो भी रिफॉर्म्स आते हैं उसको हम लोग अगर इफेक्टिवली अच्छी तरीके से लागू करें, अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें, तो फिर इंडिया के पास पोटेंशियल है कि वो आगे ग्रो कर सकता है। अगर रिफॉर्म्स होते हैं, हमारे पास पोटेंशियल नहीं है कि हम लोग उनको अच्छी तरीके से लागू कर पाएं, तो फिर वो एक अच्छा साइन नहीं बनता, ठीक है। तो वो यही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि अगर रिफॉर्म्स जो हैं अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट होंगे देन वो इंडिया की ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर अच्छी तरीके से लागू नहीं हो पाएंगे देन इट विल नॉट बी सपोर्टेड फॉर इंडिया। नाउ उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल ये देखने को मिलेगा जिसके ऊपर आज का हमने थंबनेल भी बनाया है। ये हैं जैक मा, इनके ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो जैक मा अभी मिसिंग थे, काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स कवरेज में थे। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें, जो ये जैक मा मिसिंग थे अभी तक, इन्होंने अपना पहला अपीयरेंस दे दिया है, कल के दिन ये नज़र आ चुके हैं, उस वजह से फिर से इनको न्यूज़ का कवरेज मिल चुका है। तो जैक मा कौन है, अली बाबा के फाउंडर हैं। जैसे इंडिया के अंदर अमेजोन है, वैसे ही वहाँ पर अली बाबा का एक आप कह सकते हो वैसी वेबसाइट है, सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें, फाउंडर हैं ये जैक मा। और अगर हम बात करें, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन हैं चाइना के। उसके बाद अगर अली बाबा जो हैं फाउंडर, अली बाबा के फाउंडर जैक मा, इन्होंने अपना पहला पब्लिक अपीयरेंस दे दिया है पिछले साल अक्टूबर के अंदर इनका अपीयरेंस देखने को मिला था। यानी पिछले साल अक्टूबर में ये दिखाई पड़े थे, उसके बाद से नवंबर दिसंबर अभी तक 2-2.5 महीने से मतलब दिखाई नहीं पड़ रहे थे। ये सब लोग सोच रहे थे कि पता नहीं कहाँ गए ये, ठीक है, या फिर जी जिनपिंग ने, चाइना के प्रेसिडेंट ने गायब कर दिया। ऐसी यहाँ पे कुछ बातें चल रही थी, बहुत सारे आर्टिकल्स का कवरेज मिल रहा था, लेकिन फाइनली यहाँ पर अब इन्होंने अपना अपीयरेंस दिया और बताया गया कि जो ये जो चाइना के रिचेस्ट मैन हैं अली बाबा, इन्होंने एक इंग्लिश टीचर की तरह स्टार्टिंग करी थी। फिर उसके बाद कंपनी फाउंड अप करने से इंग्लिश टीचर थे, कंपनी फाउंड अप करने से पहले एक इंग्लिश के टीचर थे। उसके बाद जो है इन्होंने बिजनेस स्टैंड अप किया धीरे धीरे। और अली बाबा भी पहले एक छोटा सा कंपनी हुआ करता था, उसके बाद धीरे धीरे आज के टाइम पर आप देखोगे तो इतना बड़ा इन्होंने कंपनी इसको बना दिया है। नाउ चलते हैं अपने एडिटोरियल्स के ऊपर, देखेंगे 2 से 3 एडिटोरियल हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आते हैं यहाँ पे पेज नंबर 6, दैट इज एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर। तो एडिटोरियल पे सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पर ये बताया गया, मैनेजिंग द रोल आउट। देखो 2 वैक्सीन हमने बनाई है, और 2 वैक्सीन वो कौन कौन सी हैं, एक तो है कोवैक्सीन, दूसरी है कोविशील्ड। अगर हम बात करें, दोनों अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है। कोविशील्ड की कोई शिकायत मिल नहीं रही है, कोवैक्सीन की काफ़ी हद तक शिकायतें देखने को मिल रही हैं, यानी कोवैक्सीन में काफ़ी सारे एडवर्स रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। नाउ यहाँ पे कोवैक्सीन ने बताया कि भाई जो अप्रूवल था उससे पहले ही हमने बता दिया था ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो क्रिटिसाइज इतना क्यों कराया जा रहा है। नाउ अगर हम बात करें, ये जो कोवैक्सीन का अप्रूवल है इसको करा गया था अंडर द रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज कंडीशंस, और ये कोवैक्सीन बनाई गई है भारत बायोटेक लिमिटेड कंपनी के द्वारा। और इस वैक्सीन ने पहले ही बता दिया था ये इनएडवाइजेबल है, यानी कि उन लोगों को नहीं दी जानी चाहिए जिनको पहले से ही एलर्जीज हो, फीवर हो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हों, ठीक है, या फिर जिनका खून पतला हो, या फिर ज़्यादा मेडिकेशन चल रही हो, ब्लड थिनर्स हो, जिनकी इम्यूनिटी भी बहुत कमज़ोर हो, तो उनके लिए वैक्सीन एडवाइजेबल नहीं थी। ये पहले से ही कोवैक्सीन बता चुका है, तो अब यहाँ पर इतना क्यों क्रिटिसाइज़ करा जा रहा है, ठीक है। दूसरी वैक्सीन कौन सी है, कोविशील्ड है। कोविशील्ड अपना काम अभी तक बढ़िया से कर रही है, और ग्रेट नंबर्स ऑफ पीपल को ये कोविशील्ड हम लोग दे चुके हैं। कोविशील्ड अभी मैंने बताया, कोवैक्सीन तो भारत बायोटेक लिमिटेड कंपनी ने बनाया है, कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया। तो ये था आर्टिकल, इसके अंदर और ज़्यादा कुछ है नहीं डिस्कस करने के लिए। वैक्सीन वैक्सीन पढ़ते पढ़ते हम पगला गए हैं सभी लोग, ठीक है। नाउ उसके बाद नेक्स्ट जो है, यहाँ पर आप लोगों को सेकंड आर्टिकल देखने को मिलेगा। यहाँ पर वेमेन और मेन को लेकर बात करी गई है। इस तरीके का आर्टिकल हमने अभी रिसेंटली कवर किया था कि जो वेमेन है वो डोमेस्टिक काम करती है। एक सर्वे हुआ था तो उसके अंदर देखने को मिला इंडिया के अंदर
अंदर मेन से काफ़ी ज़्यादा जो वेमेन है वो अनपेड वर्क करती हैं, तो उसी के रिगार्डिंग आर्टिकल है, तो चलो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बताया गया रिमूविंग द क्रीजेज इन हाउस वर्क वैल्यूएशन, यानी कि जो क्रीज है, क्रीज जो लाइन है, ठीक है, उसको हटाने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो भाई यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा कि जो वेमेन है, वेमेन के बारे में इस आर्टिकल के अंदर बहुत ज़्यादा बताया गया है। देखो अभी तो हमने रिसेंटली हाल ही में ही ऐसे लॉज लाए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर कुछ ऑर्डिनेंसेस को पास किया है, जिससे कि जो वेमेन के पास राइट टू चॉइस है वो खत्म हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर हमने अभी कौन सा ऑर्डिनेंस पास किया है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैंने काफ़ी बार पढ़ाया है आप लोगों को। ओके, नाउ यहाँ पे सबसे पहले बताया गया आर्टिकल के अंदर बर्डन ऑन वेमेन। तो जो भाई वेमेन है आज के टाइम पर, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बर्डन है। आज के टाइम पर ही नहीं, काफ़ी टाइम पहले से ही बर्डन आ रहा है। अगर हम बात करें 2011 का सेंसस देखें तो 159.85 मिलियन वेमेन जो हैं वो हाउस होल्ड वर्क करती हैं, ठीक है, हाउस होल्ड वर्क करती थी। अगर हम देखें ये बहुत पहले का डेटा है, और उसमें से 5.79 मैन रेफर टू एज देयर मेन ऑक्यूपेशन। जस्टिस एन वी रमना एंड जो देखो अभी यहाँ पर एक नए नए जजमेंट्स आए हुए हैं, तो एक जजमेंट ये है, और ये जजमेंट कहाँ का है, ये 5 जनवरी 2021 को जजमेंट दिया गया है। कीर्ति एंड अनदर वी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का ये केस हुआ, इसका जजमेंट आया, और इसके अंदर बताया गया सबसे पहले तो टाइम यूज सर्वे को डिस्कस करा गया। 2019 की जो रिपोर्ट थी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस रिपोर्ट को जारी करता है, ये रिपोर्ट क्या बोलती है कि भाई जो वेमेन है आज के टाइम पर वो काफ़ी ज़्यादा अनपेड वर्क, डोमेस्टिक वर्क कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू दी मैन। जो वेमेन है वो कम से कम एक दिन में 300 मिनट जो है अनपेड डोमेस्टिक घर का काम करती है, और मैन जो है वो कम से कम 97 मिनट्स जो है काम करता है। तो अगर हम बात करें वेमेन, साथ ही साथ देखो 300 मिनट तो घर का काम करती है, उसके बाद 134 मिनट तक अनपेड घर के लोगों की केयर करने के लिए काम करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई, ठीक है, जो यानी कि बताया जा रहा है कि जो मेन है वो घर के काम बहुत कम करते हैं, और वेमेन जो है वो काफ़ी हद तक करती हैं ना। और एग्जैक्टली ये बताया जा रहा है वेमेन के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है। आज के टाइम पर देखें तो बर्डन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है वेमेन के ऊपर। उसके बाद कुछ और केसेस आए, कुछ और ऑर्डर्स देखने को मिले, उसके अंदर फिर से यहाँ पर यही सारी चीज़ें बताई गई, वेमेन के ऊपर बर्डन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी मेंस। तो बहुत बहुत सारी चीज़ें वापसली रिपीटेड हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ बातें करी गई हैं पुराने ज़माने की, तो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो 1891 तक किसी भी कंट्री, कोई भी कंट्री जो है रिकॉग्नाइज नहीं करती थी वेमेंस राइट इन अर्निंग्स ऑफ एनी सॉर्ट, यानी कि 1891 तक अगर हम बात करें, काफ़ी टाइम हो गया, तो उस टाइम पर कोई बिलीव नहीं करता था कि जो वेमेन है वो कमा के लाए, ठीक है, वो अर्न करे, तो कोई यहाँ पे ऐसा बिलीव नहीं करता था। अगर वो वर्क करके कमाती भी थी तो उसका पैसा जो हस्बैंड है वो रख लिया करता था, या फिर उसका हक हुआ करता था। ऐसा यहाँ पे 1851 तक हुआ करता था। लेकिन उसके बाद हम लोग आए 19th सेंचुरी के बीच में, फिर उसके बाद कुछ अमेरिकन स्टेट्स ने स्टार्ट क्या कर दिया, अमेरिका ने एक कॉमन लॉ लेकर आ गया, क्या, मैरिटल स्टेटस का, कि जो भी वेमेन मैरी करेगी किसी पर्सन से, उस वेमेन का हक हो जाएगा अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है, हस्बैंड की प्रॉपर्टी और दोनों के ऊपर दोनों का ही हक रहेगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो इस तरीके का लॉ लाया गया, थोड़ा सा वेमेन को और ज़्यादा पावर देने की कोशिश करी गई। उसके बाद अगर हम बात करें, एक जॉइंट प्रॉपर्टी राइट्स का भी सिस्टम आया, ठीक है, कि जो वेमेन और मेन है दोनों मिलकर जॉइंट प्रॉपर्टी के, आप कह सकते हो प्रॉपर्टी के जॉइंटली हकदार रहेंगे। तो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें इस चीज़ को लेकर काफ़ी हद तक डिबेट देखने को मिलता है, ठीक है, इस जॉइंट प्रॉपर्टी को लेकर। और यहाँ पे अगर हम बात करें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को भी मिल जाती हैं, बहुत सारी डिबेट्स देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे एक काम हुआ है, वीना वर्मा, ठीक है, वीना वर्मा ने इंट्रोड्यूस करा था एक प्राइवेट मेंबर बिल 1994 में, और जो है वो बिल का नाम था द मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 1994। तो इस बिल में ये बताया गया था जो भी मैरिड वीमेन है उनका जो है बिल्कुल इक्वली हक है जितना कि हस्बैंड का है उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये लॉ लाया गया, वेमेन को थोड़ी सी पावर दी गई। अगेन वही चीज़ वापस से रिपीट हो रही है, तो आर्टिकल के अंदर सारी चीज़ें रिपीटेड हैं। उसके बाद अगर हम देखें क्या क्या सॉल्यूशन है, क्या क्या सजेशन आए गए थे। सबसे पहले 2012 में एक सजेशन आया था यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट के द्वारा। इसने क्या सजेशन दिया कि जो हस्बैंड है उसे सैलरी देनी चाहिए अपनी वाइफ को, ठीक है। तो अगर वो सैलरी देनी चाहिए, तो एक पिक्चर बनाई गई थी, एक कार्टून वायरल हुआ था 2012 में। उस कार्टून के अंदर एक हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को
सैलरी दे रहा था और उसमें बोला कि तुम्हारे थोड़े से पैसे कट कर लिए गए हैं क्योंकि तुम अपने मायके में थी, अपने घर पर थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी कुछ यहाँ पर बताया गया है ना। और ऐसी यहाँ पे पिक्चर वायरल हो गई थी, तो उसको देखकर बताया जा रहा है कि भाई ये भी कुछ सही नहीं है कि अगर हस्बैंड जो है सैलरी देगा वाइफ को, तो ये कोई मतलब ऑब्वियस ही बात है, कोई इतना सेंस नहीं बना और अच्छा भी नहीं लग रहा ये। उसके बाद एक दूसरा सजेशन लाया गया था यूनाइटेड नेशंस कमेटी के द्वारा। अब इसने क्या सजेशन दिया? इसने सजेशन दिया कि जो वेमेन है यार उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, वेमेन का हक होना चाहिए उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी के ऊपर, लेकिन आफ्टर दी मैरिशल टाइज कम्स टू एंड, यानी कि जब शादी किसी तरीके से अगर एंड पर आ रही है, शादी ख़त्म हो रही है, इन दोनों पर्सन के बीच में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, देन क्या हो कि वो उस पर्सन को, जो वो वेमेन है, उसका हक बनता है कि वो कुछ प्रॉपर्टी की हकदार बन जाएगी उस आदमी की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, काफ़ी हद तक आर्टिकल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताई गई हैं। मैं मान सकता हूँ आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इस आर्टिकल के अंदर रिलेट ही नहीं करा गया है। ठीक है, काफ़ी हद तक कुछ और चीज़ें बताई गई हैं, काफ़ी हद तक यहाँ पे उत्तर प्रदेश के ऑर्डिनेंस के बारे में बताया गया, यहाँ पे बर्डन बताया गया, वुमेन के ऊपर बर्डन क्या है, यहाँ पे सजेशन क्या क्या है वो आए गए थे। लेकिन अपनी तरफ से क्या सजेशन है ये कुछ भी नहीं बताया गया इस आर्टिकल के अंदर। जो भी पहले के सजेशन आए थे, जो भी कंपनीज लेकर आई, जो भी ऑर्गेनाइजेशन लेकर आई थी, वही चीज़ बताई गई है। अपनी तरफ से ऑथर ने कुछ यहाँ पर एडअप नहीं करा है, वही सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। ओके, तो गाइज यहाँ पे आप कह सकते हो आर्टिकल खत्म हो गया है हमारा। नाउ उसके बाद ये वाला आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा बहुत जानना चाहिए। क्या है? ट्रू एम्पावरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर है, यानी कि आप हो, मैं हूँ, हम सब बिजली लेते हैं, ऑब्वियस ही बात है, बिजली का बिल पे करते हैं। तो काफ़ी हद तक जगह ऐसी हैं, काफ़ी राज्य ऐसे हैं जहाँ पर प्रॉपर सप्लाई नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी की। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर एक स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी हो जाए तो कंज्यूमर को ईजिली उसकी इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे, सप्लाई की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया हो। तो आपको ये देखने को मिलेगा विदाउट स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी, यानी अगर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स हैं वो गारंटी नहीं करते बेटर पावर सप्लाई के लिए, यानी कि उनको सप्लाई ही नहीं मिलेगी, एक क्वालिटी इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं मिल पाएगी। ओके, अगर हम बात करें इशू ऑफ सप्लाई क्वालिटी की, तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर एक क्वालिटी सप्लाई नहीं मिल पाती है। बहुत सारे रूरल और स्मॉल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स हैं जहां पर वो लोग सप्लाई नहीं ले पाते हैं। ये सप्लाई कौन देता है? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज देती हैं, या फिर सर्क देता है। सर्क यानी कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस, ये कंपनीज जो हैं सप्लाई करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर यहाँ पे ये कंपनीज, इसका सॉल्यूशन क्या बताया गया, अगर ये कंपनीज आपस में मिलकर काम करें, यहाँ पे आप लोग को ये लाइन देखने को मिलेगा। ठीक है, कि सप्लाई क्यों नहीं हो पा रहा है, क्वालिटी सप्लाई क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपस में इन पे भेदभाव है। अगर ये कंपनीज आपस में मिल जाती हैं, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा काम होगा। डिस्कॉम्स और बहुत सारी रेगुलेटरी जो बॉडीज़ हैं, उनकी ज़रूरत है कि जॉइंटली काम करें ये। अगर जॉइंटली काम करेंगी तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, और जो है इनके पास और ज़्यादा पावर रहेगी कि जो भी रेगुलेशंस हैं, जो भी आज के टाइम पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करके एक क्वालिटी इलेक्ट्रिक सप्लाई दे पाएँ सभी लोगों को। ठीक है, आर्टिकल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे पावर सप्लाई से रिलेटेड कुछ था जो कि आप लोग यहाँ पे एडअप कर सकते हो कि यहाँ पे क्वालिटी सप्लाई नहीं मिलता है अगर कोई भी सिचुएशन आती है तो। ना उसके बाद एडिटोरियल के बगल वाले पेज में आप लोगों को कुछ आर्टिकल देखने को मिलेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रम्पिज्म देखने को मिल रहा है कि ट्रंप के साथ कैसे कैसे रिलेशंस थे काफ़ी सारी कंट्रीज़ के, तो आप लोगों को मालूम ही होगा, मैंने काफ़ी हद तक कवर करवाए हुए हैं, लगातार हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने नोट्स बनाए तो आप लोगों को मालूम होगा। ऑब्वियस सी बात है, ट्रंप के साथ, चाइना के साथ, ट्रंप के जो रिलेशन है वो चाइना के साथ कैसे थे? बेकार थे। ठीक है, अच्छे नहीं थे। उसके बाद इंडिया की बात करें, इंडिया के साथ रिलेशंस काफ़ी हद तक अच्छे थे। बहुत सारी कंट्रीज़ है जिससे ट्रंप के रिलेशन बेकार थे, काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके अच्छे थे रिलेशंस। ओके, तो गाइज़ इसी के साथ होता है आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।